हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज प्रोटेक्शनिज्म। ये जो टॉपिक है इसका ताल्लुक ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स से भी है। एएस लेवल इकोनॉमिक्स के हिसाब से इस टॉपिक को मैंने खास तौर पर डिजाइन किया है, प्लान किया है, क्योंकि एएस लेवल में इस पे काफी तफसीली बात होती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईबी इकोनॉमिक्स में भी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटेक्शनिज्म। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि वीडियो के चलते चलते जो डिफरेंट स्लाइड्स मैं यूज कर रहा हूं उनको एज अ नोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मेरी बात भी सुनते रहिए और जो कुछ उन स्लाइड्स पे लिखा हुआ है उनको आप नोट भी कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। तो चलें चलते हैं टॉपिक पे। प्रोटेक्शनिज्म हमारा टॉपिक है आज, उस पर बात करते हैं। अब सबसे पहले मैंने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है प्रोटेक्शनिज्म को। When a country discourages unwanted imports with the help of trade barriers, it is referred as protectionism. It also involves measures to boost exports or sometimes discourage exports in exceptional cases. यानी कि प्रोटेक्शनिज्म में हम बात क्या कर रहे हैं कि अनवांटेड इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए और अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए जो सर्टेन पॉलिसीज, जो सर्टेन मेजर्स या ट्रेड बैरियर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना भी यहां पर इन्वॉल्व है। प्रोटेक्शनिज्म आमतौर से एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी माना जाता है, क्योंकि हम इसमें फॉरेनर्स का एक्सपेंडिचर अपने गुड्स की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं और अपने सिटीजन्स का एक्सपेंडिचर इंपोर्टेड गुड्स पे से हटाकर लोकल गुड्स पर लाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब हम किसी इंपोर्ट पर टैरिफ लगाते हैं, ड्यूटी लगाते हैं, तो हम उसको जानबूझकर महंगा कर रहे होते हैं ताकि लोग इंपोर्टेड को छोड़ के लोकल गुड्स कंज्यूम करना शुरू कर दें। या जब हम एक्सपोर्ट पर सब्सिडीज दे रहे होते हैं तो हम ये चाह रहे होते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े। और जाहिर बात है कि उसका मकसद ये होता है कि फॉरेनर्स अपने गुड्स को छोड़ के हमारे गुड्स पे आए। तो दैट्स व्हाई प्रोटेक्शनिज्म इज क्लासिफाइड एज एन एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। अब जब प्रोटेक्शनिज्म की बात आती है तो सबसे पहले बात आ जाती है टैरिफ्स पर। टैरिफ्स क्या होते हैं जी? इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो हम इंपोर्ट्स पर लगा रहे हैं। यानी कि टैरिफ्स बेसिकली तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, लेकिन हम उनको इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या टैरिफ्स कहते हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज काम किस तरह कर रही होती हैं? इंपोर्ट ड्यूटीज करती ये हैं कि इंपोर्ट की कॉस्ट को बढ़ा देंगी। जाहिर बात है कि फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की इंपोर्ट हो रही है और गवर्नमेंट 50% या 20% उसके ऊपर टैक्स लगा रही है, टैरिफ लगा रही है। तो 10 लाख की इंपोर्ट हो रही है और 20% टैरिफ, तो मंगाने वाले को, इंपोर्ट करने वाले को जो चीज एक्चुअली वो 10 लाख की इंपोर्ट कर रहा था वो अब उसे 12 लाख की पड़ रही है। तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इंपोर्टर्स कम इंपोर्ट करेंगे, सप्लाई फॉल होगी, प्राइस बढ़ेगी और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और लोग लोकल गुड्स पर आ जाएंगे। इस बात को मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाता हूं, लेकिन फिलहाल हम जरा ये भी बात कर लेते हैं कि टैरिफ 3 किस्म के होते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी 3 किस्म की होती है जो गवर्नमेंट इंपोर्ट्स पर लगा रही होती है: जनरल, स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम। जनरल टैरिफ्स आमतौर से लो रेट्स होते हैं और फिक्स्ड होते हैं। वो स्पेसिफिकली किसी चीज पर नहीं लगाए जा रहे होते कि बस फिक्स परसेंटेज गवर्नमेंट ने सेट कर दी कुछ कैटेगरीज ऑफ गुड्स के लिए। स्पेसिफिक टैरिफ्स परसेंटेज नहीं होती बल्कि एक फिक्स सम पर यूनिट होती है। यानी कि परसेंटेज ऑफ द प्राइस नहीं, बल्कि लेट सपोज कोई मोबाइल फोन्स इंपोर्ट हो रहे हैं तो अगर स्पेसिफिक टैरिफ लग रहे हैं तो एक मोबाइल फोन पे गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए फिक्स कर दिया कि जितने भी इंपोर्ट होंगे उन पे 1,000 रुपए टैरिफ लगेगा पर यूनिट। परसेंटेज नहीं है, फिक्स्ड
सम है जो लग रहा है। जबकि जब हम एड वैलोरम की बात करते हैं टैरिफ की, तो वहां हम बात करते हैं कि वो एक तरह से प्रोग्रेसिव टैरिफ्स हैं। जितनी ज्यादा वैल्यू किसी चीज की बढ़ेगी, जो चीज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उतना टैरिफ जो है वो बढ़ता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर कार्स पर जो टैरिफ्स लगते हैं आमतौर से वो एड वैलोरम होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कार की, व्हीकल की वैल्यू ज्यादा होती है, प्राइस ज्यादा होती है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा परसेंटेज लगा रही होती है। तो लोअर प्राइसेस पर लोअर परसेंटेज, हायर प्राइसेस पर हायर परसेंटेज जब लग रही हो, तो दैट इज एड वैलोरम। ठीक है, तो ये तीन किस्म के टैरिफ हैं। अब हम जरा बात करते हैं कि टैरिफ का इफेक्ट क्या आ रहा है। डायग्राम आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्राइस पी पर। पी जो है वो मार्केट प्राइस है, क्यू क्वांटिटी है इंपोर्ट्स की। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगा दिया। टैरिफ मैंने शो किया हुआ है पैरेंथेसिस में कि इतना टैरिफ लगाया गवर्नमेंट ने। और टैरिफ लगने की वजह से जाहिर बात है कि जब कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट फॉल हो गई, तो सॉरी बढ़ गई, तो सप्लाई आप देख सकते हैं कम हो रही है। माइंडेड बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि सप्लाई जब कम होती है तो सर नीचे जानी चाहिए। जाहिर बात है कि जब सप्लाई कम हो रही है तो सप्लाई का बैकवर्ड शिफ्ट होगा, या यूं कह लें कि अपवर्ड शिफ्ट होगा। तो सप्लाई फॉल हो रही है, सप्लाई फॉल होके S1 पर जा रही है, और सप्लाई फॉल होने की वजह से प्राइस बढ़ रही है और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। आप देख सकते हैं कि सप्लाई कर्व अब डिमांड कर्व को प्राइस P1 और क्वांटिटी Q1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि टैरिफ लगने की वजह से सप्लाई फॉल हुई, सप्लाई फॉल होने की वजह से प्राइस बढ़ गई, और प्राइस बढ़ने की वजह से इंपोर्ट्स की डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यहां से उठ के यहां पर आ गई। तो टैरिफ लगाने से कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ रही है, सप्लाई फॉल हो रही है, प्राइस बढ़ रही है, और इंपोर्ट्स की डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें एड वैलोरम टैरिफ की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोअर प्राइसेस पर लोअर परसेंटेज और हायर प्राइसेस पर हायर परसेंटेज लग रही होगी। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि लोअर प्राइसेस पर सप्लाई कर्व में कम शिफ्ट आ रहा है, जबकि हायर प्राइसेस में सप्लाई कर्व में ज्यादा शिफ्ट आ रहा है। उसकी वजह यह है कि लोअर प्राइसेस पर लोअर परसेंटेज और हायर प्राइसेस पर हायर परसेंटेज लग रही है, इसलिए सप्लाई कर्व जो है वो पैरेलल शिफ्ट नहीं हो रहा। जैसे जैसे प्राइस या वैल्यू बढ़ रही है, सप्लाई कर्व के शिफ्ट में गैप बढ़ रहा है। ऐसा जब होता है जब एड वैलोरम टैरिफ या इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हो। ठीक है, तो सप्लाई का इफेक्ट, सॉरी टैरिफ का इंपैक्ट ये आ रहा है कि सप्लाई फॉल हो रही है, प्राइस बढ़ी है और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। फिर हम जरा आ जाते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ टैरिफ्स पर कि टैरिफ कितने इफेक्टिव होंगे इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने में। तो यहाँ हम दो बातें करते हैं कि एक तो ये कि टैरिफ में अगर रिटेलिएशन इन्वॉल्व हो गई कि आप दूसरों की एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज कर रहे हैं, तो दूसरे आपकी एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज कर रहे हैं, तो नतीजा ये निकलेगा कि टैरिफ का लगाने का कोई भी बेनिफिट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इनके इंपोर्ट्स को जबरदस्ती कम करने का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा एक्सपोर्ट्स के जबरदस्ती कम होने की वजह से। तो अगर आपके ट्रेडिंग रिलेशंस खराब हो रहे हैं और रिटेलिएशन हो रही है, तो फिर जाहिर बात है कि टैरिफ इंपोर्ट को डिस्करेज तो कर रहे होंगे, लेकिन करंट अकाउंट को इंप्रूव नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जितने से इंपोर्ट फॉल हो रही है उतने से आपकी एक्सपोर्ट भी फॉलो हो रही है रिटेलिएशन की वजह से। फिर हम बात करते हैं कि टैरिफ की इफेक्टिवनेस पीईडी पर भी डिपेंड करेगी। डायग्राम आपके सामने है, एक जगह इंपोर्ट्स का डिमांड कर्व आप देख सकते हैं कि मैंने काफी प्राइस इन इलास्टिक शो किया है, फर्स्ट डायग्राम देखें, और दूसरी डायग्राम में इंपोर्ट्स का डिमांड कर्व मैंने थोड़ा सा इलास्टिक शो किया है। दोनों जगह आप देखें कि सेम ग्रेडियंट है सप्लाई कर्व का, सेम टैरिफ लग रहे हैं, सप्लाई सेम उससे फॉलो हो रही है। दोनों डायग्राम्स में आप देख सकते हैं सप्लाई कर्व का दोनों का गैप सेम है, सेम टैरिफ लग रहा है। लेकिन पहली मार्केट में आपको नजर आ रहा है कि टैरिफ लगने से जो प्राइस बढ़ रही है
उससे डिमांड इतनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, सिर्फ क्यू से Q1 तक थोड़ी सी ही डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुई। जबकि इस डायग्राम में आप देखेंगे टैरिफ लगने से क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट बहुत ज्यादा कम हो रही है, Q से Q1 पर आ रही है। तो ये साफ जाहिर है कि जब डिमांड कर्व इनलास्टिक होगा तो टैरिफ इतना इफेक्टिव नहीं होंगे, वो इंपोर्ट को इतना डिस्करेज नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर टैरिफ क्या कहते हैं लग रहे हैं इलास्टिक डिमांड कर्व पर, जिस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि डिमांड में काफी कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, यहाँ इतनी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रही। तो टैरिफ जब इफेक्टिव होंगे जब डिमांड इलास्टिक होगी रादर देन इन इलास्टिक। फिर हम आ जाते हैं एक्सपोर्ट टैरिफ्स पर। बज़ाहिर ये बड़ा अजीब लग सकता है कि कोई एक्सपोर्ट टैरिफ्स क्यों लगाएगा, कोई क्यों चाहेगा कि एक्सपोर्ट्स के रास्ते में कोई बैरियर क्रिएट किया जाए। तो यहाँ बैरियर दो रीजंस की वजह से है। एक तो ये कि अगर गवर्नमेंट को नजर आ रहा है कि जो चीज कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उसकी डिमांड अब्रॉड हाईली इनलास्टिक है, तो गवर्नमेंट को फिर पता है कि गवर्नमेंट अगर थोड़ा पैसा कमाने के लिए टैरिफ लगा भी देगी तो एक्सपोर्ट मार्केट में डिमांड में कोई खास चेंज नहीं आएगा। राइट, डिमांड कम नहीं होगी, लोगों को फिर भी हमारी चीज खरीदनी है क्योंकि डिमांड इनलास्टिक है। तो गवर्नमेंट कुछ पैसा कमाने के लिए एक्सपोर्ट पर भी टैरिफ्स लगा सकती है। राइट, और उससे गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यूज या टैरिफ रेवेन्यूज आ रहे होंगे। दूसरी वजह ये हो सकती है एक्सपोर्ट टैरिफ्स की कि आपके अपने मुल्क में उस चीज की कमी हो गई हो, वो फॉर एग्जांपल कोई इसेंशियल फूड आइटम है और उस इसेंशियल फूड आइटम की आपके मुल्क में ही शॉर्टेज हो गई है। जैसे कि इंडिया में एक जमाने में राइस की शॉर्टेज हुई, और राइस एक बेसिक फूड आइटम है, जब मुल्क में शॉर्टेज हो जाएगी तो लोग भूखे मरेंगे, पावर्टी बढ़ेगी। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने राइस की एक्सपोर्ट पर हाई टैरिफ्स इंपोज कर दिए थे, ताकि जब फॉरेन मार्केट्स में उस राइस को इंपोर्ट किया जाए तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो और एज अ रिजल्ट डिमांड डिस्करेज हो जाए, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और एक्सपोर्ट ना हो, ताकि लोकल मार्केट में इनफ अवेलेबल हो। तो एक्सपोर्ट टैरिफ्स की दो रीजंस होती हैं, एक तो ये कि पैसा कमाना है गवर्नमेंट ने, रेवेन्यू, प्लस ये कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि मुल्क में उस चीज की शॉर्टेज हो रही है तो आपको एक्सपोर्ट रोकनी पड़ रही है। फिर हम आ जाते हैं इंपोर्ट कोटास पर। इंपोर्ट कोटा में हम बात करते हैं कि बास्ट टाइम अगर टैरिफ इफेक्टिव नहीं है क्योंकि डिमांड इनलास्टिक है या टैरिफ्स पे ज्यादा रिटेलिएशन है, तो फिर गवर्नमेंट इंपोर्ट कोटा सेट करेगी। और ये बड़ी सिंपल सी बात है कि कोटा सेट करने का मतलब ये है कि एक क्वांटिटी सेट कर देना, एक लिमिट फिक्स कर देना कि जी मैक्सिमम लिमिट किसी चीज की ये है जो इंपोर्ट की जा सकती है। यानी गवर्नमेंट जो इंपोर्ट लाइसेंसेस इशू करेगी इंपोर्ट करने के लिए, वो लाइसेंसेस सिर्फ उतने इशू करेगी जो उस चीज की एक लिमिटेड क्वांटिटी इंपोर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को लगता है कि एक्सपेंसिव गाड़ियां ना आए मुल्क में, तो गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है कि जी 5,000 यूनिट्स या 10,000 यूनिट्स इंपोर्ट हो सकते हैं सिर्फ, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं होंगे। तो दैट इज कॉल्ड अ कोटा। और फिर अगेन एक्सपोर्ट पर भी कोटा लग सकता है बास्ट टाइम, और रीजन उसकी वही है कि अगर लोकल मार्केट में किसी इसेंशियल गुड की शॉर्टेज हो रही है तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को कम करने के लिए, ताकि लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, एक्सपोर्ट कोटाज लगा सकती है कि जी सिर्फ इतना एक्सपोर्ट होगा, इससे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर हम बात इंपोर्ट कोटा की ही कर रहे होते हैं, और वो ये है कि क्वांटिटी को फिक्स कर देना। अब उसके लिए मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल डिमांड कर्व ये है, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है मेरा, ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। ठीक है, जब कोटा लगाया गवर्नमेंट ने तो फिक्स क्वांटिटी हो जाएगी, तो सप्लाई कर्व बैकवर्ड भी शिफ्ट हो रहा है, प्लस परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब हमें फिक्स सप्लाई शो करनी होती है किसी चीज की तो हम परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व से शो करते हैं। तो सप्लाई कर्व बैकवर्ड भी शिफ्ट हो रहा है और वर्टिकल भी हो रहा है, और फिर वो डिमांड कर्व को P1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो नतीजा ये निकल रहा है कि सप्लाई फॉल होने से, एक एक कोटा फिक्स करने से, एक तो सप्लाई लिमिटेड हो गई, प्लस प्राइस भी बढ़ गई, जो कि डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन का रीजन बन रही है। और एज अ रिजल्ट लोग कम इंपोर्ट कर रहे हैं, कम क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल है, और एज अ रिजल्ट लोगों को मजबूरन लोकल गुड्स पर आना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं सब्सिडीज की। अब सब्सिडीज जब गवर्नमेंट लोकल फर्म्स को देगी, और आपको पता ही है कि सब्सिडीज का मतलब है फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट, तो जब गवर्नमेंट लोकल फर्म्स को सब्सिडीज देगी तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो दे वुड बी इन अ पोजिशन टू सप्लाई मोर, एंड व्हेन दे वुड सप्लाई मोर देयर वुड बी अ डाउनवर्ड प्रेशर इन द मार्केट। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस गिरेगी, और जब प्राइस गिरेगी तो उस गुड का मार्केट शेयर बढ़ेगा। अब सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट लोकल फर्म्स को इसलिए दे रही है कि ताकि लोकल मार्केट में भी वो सस्ता बेच पाए, प्लस ये कि एक्सपोर्ट्स की डिमांड भी बढ़े सस्ता प्रोड्यूस करने की वजह से। तो सब्सिडीज का इफेक्ट क्या आ रहा है, डायग्राम से भी देख लेते हैं कि गवर्नमेंट जब सब्सिडीज दे रही है तो सप्लाई कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। आप देखें, ओरिजिनल डिमांड कर्व डी था, ओरिजिनल सप्लाई कर्व एस था, प्राइस थी पी, क्वांटिटी थी क्यू, लेकिन सब्सिडीज की वजह से सप्लाई इंक्रीज हुई। सब्सिडीज कितनी मिल रही है वो मैंने यहाँ ब्रैकेट से शो किया हुआ है। तो सब्सिडीज मिलने की वजह से सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइस गिर रही है, और आप देख सकते हैं कि डिमांड कर्व पर एक्सटेंशन हो रही है। पहले लोग क्यू क्वांटिटी खरीद रहे थे लोकल, अब Q1 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। तो सब्सिडीज जब लोकल फर्म्स को देगी गवर्नमेंट, तो लोकल मार्केट में भी उसका मार्केट शेयर बढ़ सकता है, और एक्सपोर्ट सब्सिडीज देके एक्सपोर्टर्स की एक्सपोर्ट्स को भी गवर्नमेंट बढ़ा रही होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं एम्बार्गोस पर। बहुत ही आसान बात है, एम्बार्गो का मतलब है कि बिल्कुल बैन लगा दिया किसी चीज पर, कोई पर्टिकुलर चीज इंपोर्ट ही नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जो इंपोर्ट हो रहा हो वो हार्मफुल हो, राइट, या अपनी लोकल फर्म्स को गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाह रही हो, उसके ऊपर बैन लगा के कि वो इंपोर्टेड मार्केट में ना आए। या फिर ये वजह हो सकती है कि हमारे पॉलिटिकल हालात बेहतर नहीं है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आने की वजह से भी अक्सर एम्बार्गो वगैरह लगा सकती है गवर्नमेंट के, हम फला कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे, कंप्लीटली एम्बार्गो लग सकता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के केस में अक्सर ऐसा हुआ है। फिर आ जाते हैं वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स। अब ये भी एक तरह का कोटा ही है कि क्वांटिटी फिक्स की जा रही है, लेकिन बस फर्क यह है कि गवर्नमेंट खुद से डिसाइड नहीं कर रही क्वांटिटी, क्योंकि फिर उसमें रिटेलिएशन के चांसेस हैं कि अगर आप किसी के ऊपर, किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कोटा फिक्स कर देंगे कि आपका सिर्फ इतना इंपोर्ट होगी कोई चीज, तो उसमें रिटेलिएशन के चांसेस हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि दोनों कंट्रीज के डेलीगेट्स किसी जगह मिल के बैठ गए, बार्गेनिंग की, नेगोशिएशन की, और क्वांटिटीज को म्यूचुअली डिसाइड कर लिया, और डिसाइड कर लिया कि आप हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए इस क्वांटिटी से ज्यादा नहीं भेजेंगे, और हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ फला, हम आपको फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बी इस क्वांटिटी से ज्यादा नहीं भेजेंगे। यानी कि यहाँ पर सिर्फ हो ये रहा है कि कोटा जो है वो मिल के डिसाइड हो रहा है डिस्कशन के जरिए, बार्गेनिंग के जरिए, राइट, बजाय इसके के वन साइडेड हो और उस पर रिटेलिएशन आए। और इसको हम वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स या वॉलंटरी ट्रेड एग्रीमेंट्स या वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिटेंशन भी कहते हैं, कि आप खुद से ही अपनी एक्सपोर्ट को रिटेन कर रहे हैं, एक सर्टेन क्वांटिटी से ज्यादा एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, और उसमें फिर रिटेलिएशन के चांसेस नहीं है। इंपोर्ट लाइसेंसिंग एंड रेड टेप पॉलिसीज। अब यहाँ ये हो रहा है कि आपको पता ही है कि इंपोर्ट बिजनेस में आने के लिए आपको इंपोर्ट लाइसेंसेस गवर्नमेंट से लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एज अ फर्म बगैर गवर्नमेंट की परमिशन के इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। यू हैव टू टेक इंपोर्ट लाइसेंसेस। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाह रही है तो गवर्नमेंट आपसे ये कहेगी तो कि इंपोर्ट लाइसेंस इशू कराएं आप, लेकिन उसमें फिर वो गवर्नमेंट रेड टेप पॉलिसीज अडॉप्ट करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स क्रिएट करेगी,
उस लाइसेंस की प्रोक्योरमेंट को मुश्किल बना देगी। आपके लिए वो लाइसेंस इशू करवाना मुश्किल हो जाएगा, इन द सेंस कि गवर्नमेंट प्रोसेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देगी, लेंदी कर देगी, टाइम टेकिंग कर देगी। जी ये कंडीशन लाजमी मीट करनी है, वो कंडीशन लाजमी मीट करनी है, फला डॉक्यूमेंट लाजमी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इंपोर्ट लाइसेंसेस लाजमी लेने हैं इंपोर्ट करने के लिए, और इंपोर्ट लाइसेंसेस इशू करने में गवर्नमेंट रेड टेप पॉलिसीज इस्तेमाल कर रही है। तो ये भी एक तरह का हिडन बैरियर है। आखिर में आ जाते हैं हम एक्सचेंज कंट्रोल्स पर। और एक्सचेंज कंट्रोल का कॉन्सेप्ट ये है कि जाहिर बात है कि जब आप कुछ इंपोर्ट करने जा रहे हैं खास तौर पर, वैसे तो एक्सचेंज कंट्रोल एक ब्रॉड चीज है, इस पर मैं बात करता हूं अभी, लेकिन फिलहाल मैं इसको इंपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूं कि अगर आप इंपोर्ट्स रोकना चाहते हैं, तो अगर आप फॉरेन करेंसी की अवेलेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और इंपोर्टर्स के पास फॉरेन करेंसी अवेलेबल नहीं होगी इंपोर्ट करने के लिए, तो वो खुद ही इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। राइट? मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मेरा अलार्म स्टार्ट हो गया है और मुझे उसको, जी जनाब, अचानक अलार्म बज पड़ा था, उसको ऑफ करना लाजमी था। ठीक है। तो अगेन मैं बात कर रहा था कि अगर इंपोर्ट्स के लिए फॉरेन करेंसी की अवेलेबिलिटी ही आपके पास ना हो, तो आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट एक्सचेंज कंट्रोल्स में कर क्या रही होती है कि फॉरेन करेंसी की परचेज, सेल और ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसीज पर बड़ी पाबंदियां लगा देती है। परचेज पर भी पाबंदी लगा देगी, सेल जो लोग कर रहे हैं उसके ऊपर भी 10 कंडीशंस लगा देगी। राइट? फॉर एग्जांपल पिछले दिनों हुआ पाकिस्तान में कि पहले आप डॉलर खरीद सकते थे जितना चाहे, लेकिन अब आपको अगर एक सर्टन अमाउंट से ज्यादा डॉलर खरीदना हो तो आपको पहले नादरा से परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट से, और फिर आप फॉरेन करेंसी खरीद सकते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि फॉरेन करेंसी की प्रोक्योरमेंट को मुश्किल बना देगी, परचेजेस पर कंडीशंस लगा देगी, सेल पर कंडीशंस लगा देगी मनी चेंजेस के ऊपर, और फॉरेन करेंसी के ट्रांसफर पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, चेक एंड बैलेंसेस लगाएगी। एक्सचेंज कंट्रोल्स का जो हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो प्रोटेक्शनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए फॉरेन करेंसी की अवेलेबिलिटी को गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही है। लेकिन एक्चुअली ऐसा कई वजह से किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके यहाँ से, जैसे पाकिस्तान से अगर डॉलर बहुत ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा, तो डॉलर की शॉर्टेज डेवलप हो जाएगी और डॉलर महंगा होता चला जाएगा, जिसका मतलब है कि पाक रुपी डी वैल्यू होता चला जाएगा, डिप्रिशिएट होता चला जाएगा। तो एक्सचेंज कंट्रोल्स गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए भी लगा रही है, सिर्फ प्रोटेक्शनिज्म नहीं है। क्योंकि जितना ज्यादा आउटफ्लो होगा डॉलर्स का, उतना पाक रुपी डिप्रिशिएट होगा। तो पाक रुपी के एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए जाहिर बात है कि डॉलर के बाहर जाने को रोकना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट एक्सचेंज कंट्रोल्स इसलिए भी लगा रही है कि कैपिटल फ्लाइट ना हो, लोग इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा बाहर ना करने लगे, यहां से विड्रॉ ना करने लगे, इसलिए भी गवर्नमेंट एक्सचेंज कंट्रोल्स लगा रही है। फिर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम ना हो, इसलिए भी एक्सचेंज कंट्रोल्स लगा रही है। और नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए भी गवर्नमेंट एक्सचेंज कंट्रोल्स इस्तेमाल कर रही है। These measures regulate transactions by residents or non-residents, limiting foreign investments or restricting the movement of currency across border. तो ये सारा मकसद है एक्सचेंज कंट्रोल्स को लगाने का। इस पे मैं, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है अपने अंदर, एक्सचेंज कंट्रोल्स अलग से, तो इसके मैं ऊपर अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन नटशल में ये कि एक्सचेंज कंट्रोल्स का मतलब ये है कि फॉरेन करेंसी की अवेलेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना, ताकि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इंपोर्ट्स ना हो, ताकि एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज किया जाए, बहुत ज़्यादा पैसा डॉलर की फॉर्म में या फॉरेन की करेंसी की फॉर्म में बाहर ना जाए, और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम ना हो। तो इसलिए एक्सचेंज कंट्रोल्स जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट वो था। ठीक है। आखिर में ये मैंने एक्सचेंज कंट्रोल्स के वो दिए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल विद इन द कंट्री फॉरेन एक्सचेंज को इस्तेमाल करने पर पाबंदी लग जाएगी।
लोकल ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर लोकल्स के पास बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी रखना अलाउ नहीं होगा। करेंसी अगर आपने लेनी है फॉरेन करेंसी तो सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास जाना होगा, सेंट्रल बैंक अपने आप को मोनोपलाइज कर लेगा। फिर एक लिमिट सेट कर देगा, ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं तो एक लिमिट से ज्यादा आप फॉरेन करेंसी नहीं लेके जा सकते। और एक लिमिट सेट कर देगा जितनी फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रही है। तो ये एक्सचेंज कंट्रोल्स के कुछ तरीके हैं। तो ये थी सारी बात प्रोटेक्शनिज्म पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इन्हीं टॉपिक्स पर मैं नई नई वीडियोस लाता रहूंगा अपने चैनल पर। तो प्लीज इकॉन एज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इकोनॉमिक्स बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है वाइज डिसीजन मेकिंग के लिए। तो प्लीज इस बात का ख्याल रखें और इकोनॉमिक्स खूब पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।